This is part 12 of my online lecture on the topic determinants. We'll be doing the properties of determinants in this lecture. So the first property is, if the rows and columns of a determinant are interchanged, अगर किसी डिटर्मिनेंट की रोज एंड कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड. तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज्ड रहेगी, सेम रहेगी. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट ए इज़ अ मैट्रिक्स, दिस इज़ अ मैट्रिक्स. तो उसका डिटर्मिनेंट हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, दिस इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू, उसको सॉल्व कर लिया तो वी गेट द आंसर -2. नाउ वी आर टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ ए. ट्रांसपोज ऑफ ए विच मीन्स कि हमने रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना. तो उसके लिए फिर हमारा, जैसे कि ये फर्स्ट रो था 7 8, इसको बना देते हैं फर्स्ट कॉलम 7 8. सेकेंड रो थी 9 10, इसे बना दिया सेकेंड कॉलम 9 10. तो इस तरह से हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे हैं. तो ऐसा करने पर अब हमारा डिटर्मिनेंट हो गया ए डैश, ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट. दैट मीन्स ये डिटर्मिनेंट, इसकी जो वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो आती है -2. दैट इज़ द आंसर रिमेन्स द सेम. सो अगर हम रोज़ या कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं तो उस केस में डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी है कि आंसर जो डिटर्मिनेंट का है वो सेम रहता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़, इफ़ एनी टू एडजेसेंट रोज or columns of a determinant are interchanged, then the value of the determinant changes only in sign. तो अगर हम रोज़ एडजेसेंट मीन साथ वाली रोज़ को या साथ वाली कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो फिर डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो सेम रहती है, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल. ए इज़ दिस मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब फाइंड आउट किया तो उसका आंसर आ गया -2. और अब डिटर्मिनेंट आफ्टर इंटरचेंजिंग द रोज़, अगर हम रोज़ को इंटरचेंज कर दें तो रो था 7 8, ये फर्स्ट रो थी, इसको बना दिया सेकेंड रो 7 8. ये 9 10 सेकेंड रो थी, इसको बना दिया फर्स्ट रो 9 10. तो इस तरह से जब हमने अपनी एडजेसेंट रोज़ को चेंज कर लिया या फिर अगर हम ऐसे एडजेसेंट कॉलम्स को चेंज कर लें तो ऐसा करने पर ये हमारे पास नया डिटर्मिनेंट बन गया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी. तो इसका हमने नेम अलग से नेम न्यू दे दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी. और इस तरीके से ये जो डिटर्मिनेंट बना, इसका हम आंसर जब निकाल रहे हैं तो आंसर इज़ इक्वल टू 2. तो आंसर हमारा जो है वो सेम है, लेकिन सिर्फ साइन चेंज हो गया, पहले माइनस में था और अब आंसर है पॉजिटिव. So in this way the sign changes but the value of the determinant remains the same according to this property. Next is, if any two rows or two columns of a determinant are identical or are multiples of each other, then the value of the determinant is 0. तो इसका मतलब कि अगर डिटर्मिनेंट की दो रोज सेम हो या कोई दो कॉलम सेम हो, फॉर एग्जाम्पल वी टेक दिस एग्जाम्पल, ए इज़ अ मैट्रिक्स. ये वाली मैट्रिक्स है, इसमें हम देखें तो फर्स्ट रो ये और ये लास्ट रो ये सेम है, एलिमेंट सेम है, फर्स्ट रो लास्ट रो. तो इस तरह से दो रोज आपस में अगर ऐसे सेम है तो आंसर ऑटोमेटिकली आप लिख दोगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0. अगर हम सॉल्व कर भी लेते हैं इसको, तो सॉल्व अपने स्टेप्स के साथ अगर कर भी लें तो उसका आंसर हम देख रहे हैं कि आंसर 0 के बराबर आने वाला है. सो दैट मीन्स प्रॉपर्टी लग जाती है डिटर्मिनेंट्स की कि अगर कोई दो रोज सेम हो जाती है तो डिटर्मिनेंट का आंसर ऑटोमेटिकली 0 बनता है. इसी तरह से अगर कॉलम्स दो सेम होते तो भी डिटर्मिनेंट का आंसर 0 होना था. नेक्स्ट इज, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट आर 0, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज़ 0. तो इसका मतलब है कि अगर किसी भी रो के सारी एलिमेंट 0 हो जाएं या फिर
कॉलम के सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाएं तो उस केस में जो डिटर्मिनेंट का आंसर निकालेंगे वो ज़ीरो आएगा. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ये हमने एक मैट्रिक्स ले ली, डिटर्मिनेंट है उसका ये है, और इसका एक रो हम देख रहे हैं कि सारे एलिमेंट्स इसके ज़ीरो हैं. तो ऑटोमेटिकली आप साथ ही में लिख सकते हो कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो. कैलकुलेट कर भी लें तो वी गेट दिस आंसर. डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब हमने इसको एक्सपैंड किया वी गेट द आंसर ज़ीरो. तो इस तरह से प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है कि अगर किसी भी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट्स ज़ीरो हों तो फिर हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो आएगी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर मल्टीप्लाइड बाय अ क्वांटिटी, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी k, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम क्वांटिटी. तो इसको हम एग्जाम्पल से ले लेते हैं. लेट a डिटर्मिनेंट है इज इक्वल टू दिस, और उसका आंसर निकाला तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है -1. और अब हम इसके बीच में एक चेंज लेकर आते हैं. इफ़ वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट रो बाय 3, अपने डिटर्मिनेंट का जो फर्स्ट रो है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो द न्यू डिटर्मिनेंट बिकम्स, तो नया डिटर्मिनेंट उसका नाम दे दिया b. b डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, तो हमारा जो डिटर्मिनेंट बन गया वो हो गया 21, 12, 2, 1, क्योंकि हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट रो को, तो एलिमेंट्स इस तरह से चेंज हो गए. विच इज़ इक्वल टू, नाउ दिस इज़ इक्वल टू, हम यहाँ से ये जो है 3 इसको कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, और इस तरीके से 3 इंटू सेम वही डिटर्मिनेंट एज सच जैसा हमारा क्वेश्चन था 7, 4, 2, 1, इसी तरीके से ये लिख देंगे 7, 4, 2, 1. तो हमारा जो कांस्टेंट है वो 3, वो डिटर्मिनेंट से बाहर यूँ निकाला जा सकता है. सो मेकिंग यूज़ ऑफ द अबव प्रॉपर्टी वी हैव, तो हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ b है इट इज़ इक्वल टू k टाइम्स k. यहाँ पर जैसे हमने 3 निकाला है तो यहाँ पे 3 आ गया, 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a. तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है डिटर्मिनेंट की. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ़ ईच डिटर्मिनेंट ऑफ अ रो or column of the determinant is sum of two elements, actually it should be each element of, this should be element of, if each element of a row or column of a determinant is sum of two elements, then determinant can be expressed as the sum of two determinants ऑफ द सेम ऑर्डर. अगेन इसको हम एग्जाम्पल से लेते हैं. लेट a इज़ अ डिटर्मिनेंट, और अगर हमने उस डिटर्मिनेंट को देखा कि इस तरीके से ये डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास है तो इसको हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें जो एलिमेंट्स हैं ये सम है, तो ये सम की फॉर्म में ये फर्स्ट जो कॉलम के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं. तो अगर हमारे पास इस तरीके से डिटर्मिनेंट हो तो हम ब्रेक करके उसको लिख सकते हैं, और इस तरह से हमारा ये जो a डिटर्मिनेंट है इट कैन बी रिटन एज इज इक्वल टू, पहले हम a1, a2, a3 इस तरह से लिख लेंगे फर्स्ट कॉलम, और बाकी के जो उसका एडिशन किया हुआ है वो नहीं लिखे, और उसके बाद बाकी के जो है सारे वैसे ही एलिमेंट्स लिखे b1, b2, b3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 ऐसे लिखे. तो एक हमने ये बना दिया, प्लस साथ में दूसरा लिख लें ये जो सेकंड वाला हमारा एडिशन हुआ है, दैट मीन्स अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, और यहाँ लिख दिया अल्फ़ा 1, 2, 3, और बाकी के वैसे ही हमने कॉलम्स बना दिए. सो दैट मीन्स अगर हमारे पास ऐसा डिटर्मिनेंट दिया हुआ हो और उसमें कोई एक कॉलम या फिर कोई एक रो के जो एलिमेंट्स हैं वो एडिशन के फॉर्म में हमें नज़र आ रहे हो, तो हम उसको ब्रेक करके इस तरीके से दो मैट्रिसेस या दो डिटर्मिनेंट्स की एडिशन को शो करते हुए बना सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द एडिशन ऑफ अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ वन रो और कॉलम टू अनदर रो और कॉलम leaves the determinant unchanged. Again we take an example. For example A is a matrix. अगर A हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स है और उसके बीच में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट जो कॉलम है वो इस तरीके से लिखा हुआ है, तो दिस वेरी मैट्रिक्स इज एक्चुअली एग्जैक्टली इक्वल टू
दिस मैट्रिक्स जिसके बीच में हमने ये जो एडिशन हुए जो एलिमेंट्स है वो नहीं लिखे। तो अगेन अगर हमारे पास कोई एक ऐसी मैट्रिक्स हो जिसका कि हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, तो उस मैट्रिक्स के बीच में तो हमारा एक कॉलम हमें नज़र आ रहा है, उस कॉलम के एलिमेंट्स किस तरह से बने हुए हैं कि A1 प्लस कोई कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, इनटू दूसरे जो कॉलम के एलिमेंट हैं वो मल्टीप्लाई हुए हैं। इसी तरह से A2 प्लस वही कांस्टेंट इनटू ये B2, इसी तरीके से A3 प्लस ये कांस्टेंट इनटू B3। अगर इस तरीके से अरेंजमेंट करके कोई कॉलम बना हुआ हो या फिर कोई रो बनी हुई हो, तो ऐसे केस के बीच में ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू दिस वेरी डिटर्मिनेंट। दोनों की जो वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो वो सेम आती है, और इसके बीच में हम यहाँ पे एडिशन नहीं करे हुए हैं कोई भी एलिमेंट को, अकेला हम सिर्फ A1 A2 A3 यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो दिस फर्स्ट एंड सेकेंड दिस डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम, इनकी वैल्यूज सेम आएंगी। नेक्स्ट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स। दैट इज अगर हमारे पास ये दो मैट्रिसेस हैं A और B और उनका हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, प्रोडक्ट ले लिया और फिर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया, तो वो जो है वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा किसके, A डिटर्मिनेंट इनटू B डिटर्मिनेंट। सो वी कैन टेक एन एग्जांपल कि लेट A इज दिस वेरी मैट्रिक्स, B इज दिस मैट्रिक्स, और हम वेरीफाई कर सकते हैं कि दिस लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है A इंटू B और उसके बाद हम उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो A इंटू B मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने, एज वी हैव डन द मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारे पास फाइनली ये आंसर आ गया, दिस इज दी प्रोडक्ट। और उसके बाद हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया, A इंटू B का डिटर्मिनेंट लिया, उसको ओपन करके उसका आंसर आ गया -24। सो दिस बिकम्स द लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद हम राइट हैंड साइड लें, राइट हैंड साइड में A का डिटर्मिनेंट लिया हुआ है, तो A का डिटर्मिनेंट ऑफ दिस A मैट्रिक्स ये कैलकुलेट किया, तो ये आंसर आ गया हमारा 2। और उसके बाद हमारा D डिटर्मिनेंट निकाला, इसका आंसर है -21। तो ऐसा करने पर फिर उसके बाद हम राइट हैंड साइड बनाए, A डिटर्मिनेंट इंटू B डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये आपस में मल्टीप्लाई किए एंड वी गेट द आंसर -24। सो दिस इज द राइट हैंड साइड। तो हम दोनों आंसर्स देखें, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के आंसर सेम है। दैट इज वाई वी से कि ये जो डिटर्मिनेंट्स की है ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है, दैट इज A इंटू B का डिटर्मिनेंट अगर लें तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू A डिटर्मिनेंट इंटू B डिटर्मिनेंट। So this was all about the properties of the determinants, and with this the topic matrices and determinants is over.